राजस्थान, जहां रेत भी अपना इतिहास सुनाती है, जहां हवेलियां भी बोलती हैं, जहां किले केवल पत्थरों से नहीं बल्कि शौर्य, कला, संस्कृति से मिलके बनते हैं। और इन तमाम स्थापत्य कलाओं के केंद्र में है जोधपुर का ये लाल चित्तड़ सैंडस्टोन। और ये सैंडस्टोन यानी कि जोधपुर का ये लाल पत्थर, जो कि इस पूरे के पूरे स्थापत्य चमत्कार केंद्र बिंदु अगर कह सकते हैं तो वो यही है, जिसने महलों को अमरता प्रदान की, जिसने मंदिरों को दिव्यता प्रदान की और जिसने आधुनिक भारत की भी कई इमारतों को सुंदर और सजीला बनाया, बल्कि जिसका दुनिया में नाम हुआ। और इन पत्थरों को तराशने में, इन पत्थरों को और ज्यादा चमत्कृत और वैभवशाली बनाने में हमारे तमाम शिल्पकारों का योगदान रहा, हमारे तमाम जो मूर्तिकार रहे उनका योगदान रहा, या यूं कहें कि भारत की संस्कृति को विश्व पटल पर निखारने में पूरे के पूरे जो शिल्पकार समाज है उसका योगदान रहा, तो कुछ कम नहीं होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास अंक में। मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। जोधपुर का चित्तड़ सैंडस्टोन, ये एक खदान पर हम यहाँ पर मौजूद हैं और चारों तरफ यहाँ पर हमें ये चित्तड़ सैंडस्टोन दिख रहा है। दरअसल ये चित्तड़ सैंडस्टोन अपनी मजबूती के लिए, अपने टिकाऊपन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, दुनिया भर में इसकी मांग है। और अगर हम ये कहें कि ये पत्थर न केवल पत्थर है बल्कि एक राजस्थानी संस्कृति का एक जीता जागता दस्तावेज है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। आज जिन महलों में हम जाते हैं, जिन किलों में हम जाते हैं, चाहे अगर आप मेहरानगढ़ का ही यहाँ पर किला ले लीजिए, लगभग 400 फीट की ऊंचाई पर एक ये जो किला बना हुआ है, ये सिर्फ एक युद्धक स्थापत्य नहीं है, बल्कि इसके झरोखे देखिए, इसकी मीनारें देखिए, इसका पूरा का पूरा स्थापत्य देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार जोधपुर जो सैंडस्टोन है उसका महत्व क्या है। और ये जो सैंडस्टोन है ये सिर्फ ऐसा ही नहीं कि बहुत कठोर हो या यूं कहें कि मजबूती के लिए है, बल्कि जब शिल्पकार इसमें अपनी छेनी चलाता है और शिल्पकार जब इसको तराशता है तो ऐसा लगता है कि किसी मोम को तराश दिया गया हो। यानी कि जो कलाकृतियां शिल्पकार निकाल देता है उसको देखने के बाद तो सिर्फ वाह और वाह निकलती है, इसके अलावा उसकी तारीफ में और कोई शब्द निकलता ही नहीं कि आप अवाक रह जाते हो। और इस सैंडस्टोन की ये और बहुत बड़ी कह सकते हैं कि इसका एक विशेषता है कि गर्मियों में आपने देखा होगा, आप जब कभी किलों में जाते हैं, महलों में जाते हैं तो बहुत ठंडे लगते हैं। उसकी वजह यह है कि ये पत्थर गर्मियों में शीतलता प्रदान करता है, और जब शीतलता प्रदान करता है तो जाहिर सी बात इतने गर्म क्षेत्र में जहाँ पे पारा अगर गर्मियों की बात करें तो 50 को छूने लगता है, वहाँ पर हमें ऐसे महल, ऐसे दरो दीवारें जहाँ पर यह पत्थर इस्तेमाल होता है वो हमें शीतलता प्रदान करते हैं। इन तमाम बातों का कहने का मकसद ये है कि कुदरत ने जो कुछ हमें नवाजा है, कुदरत ने जो कुछ हमको दिया है वो बेशकीमती है, अनमोल है। जरूरत इस बात की है कि हम उसको पहचानें, हम उसको समझें और उसका संरक्षण और संवर्धन भी करें, यानी कि उसके महत्व को जाने, पहचानें और उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। हमारे सैंडस्टोन की ये खासियत है कि ये हजारों हजारों साल तक पानी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबसे विशेषता इसमें ये पानी नहीं सोखता है, और जैसा आपने तब लगाया है उसके 100 साल बाद आप देख लीजिए इमारत, उसके 500 साल बाद वाली इमारत देख लीजिए, और सबसे पुरानी आप मेहरानगढ़ फोर्ट देख लीजिए। ये विशेष है हमारे जोधपुर के सैंडस्टोन में। ये लाल और सफ़ेद 2 कलर का सैंडस्टोन है। इसमें 3-4 परतें होती हैं। सबसे पहले गुड़ आती है जो कच्चा पत्थर बोलते हैं, उसको हटा के फिर ये नीचे सफ़ेद पत्थर आता है, उसके नीचे एक भूरा पत्थर आता है, उसके नीचे एक लाल पत्थर की परत होती है। ये सब परतों में है
और इसकी मजबूती इतनी है कि कम से कम हमारे जो पूर्वज लोगों ने हमको बताया कि 1000 साल तक इसकी उम्र बताई है। 1000 साल तक इसका कुछ नहीं होता है। जैसे दूसरे पत्थर होते हैं ना, काटू का पत्थर है या जैसलमेर का पत्थर है या दूसरे जो क्षेत्र हैं उनकी पपड़ी आ जाती है, इस पत्थर की पपड़ी नहीं आती है। और जहाँ अपन खड़े हैं इसका वाइट पत्थर है, उसमें कालापन नहीं आता है। आज जैसा दिख रहा है वैसी चमक, बरसात पड़ती रहे, धूल लगती रहे, 100 साल 1000 साल तक इसकी चमक वैसी की वैसी रहती है। मेरे परदादा जी, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मैं और आज मेरा बच्चा, हम 5 पीढ़ी से इसी पत्थर उद्योग में व्यापार कर रहे हैं, जोधपुर सैंडस्टोन जिसको बोलते हैं। और इससे बनने वाली, जैसे आज के ज़माने एम्स, जो राम मंदिर अयोध्या और ITI, ये सब हमारे जोधपुर सैंडस्टोन से बनी है। पुराने में देखा जाए तो गांधी हॉस्पिटल, उमेद हॉस्पिटल, ये सब हमारे जोधपुर सैंडस्टोन से बनी है। और भारत में कई जगह ऐसी है जहां हमारे जोधपुर का सैंडस्टोन इस्तेमाल किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जीवन प्रमाण अपन ऐसे पता कर सकते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर खूब लोग आते हैं, सबका व्यवसाय यहाँ होता है, खूब लोग यहाँ रह गए हैं और यहाँ की पीढ़ियाँ उनको भूल गए हैं कि हमारा मूल स्थान कौन सा है। बिहार से लोग आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, पंजाब से लोग आए हैं, पूरे भारत के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इस पत्थर के साथ जुड़े हुए हैं और इस पत्थर को अपना खुद का मानते हैं। ऐसा वो अपने जीवन में कि भाई जोधपुर से अच्छा कोई देश नहीं है। हिंदू परंपरा अनुसार ये सनातन धर्म में जो शिल्प शास्त्र है उसके मुताबिक बनाया गया ये मंदिर है। तकरीबन 1.25 लाख घन फीट पत्थर का इस्तेमाल इस मंदिर के लिए हुआ है। इसकी हाइट है वो 91 फीट है, इसकी चौड़ाई 181 फीट है और इसकी लंबाई भी 181 फीट है। तो ये जो मंदिर जो बना है वो हमारे लोकल पत्थर, यहाँ पर जोधपुर में जो पत्थर निकलता है इसी पत्थर से ये मंदिर का निर्माण हुआ है। साथ साथ में मकराना के मार्बल का भी थोड़ा सा उपयोग किया गया है। साथ साथ में हमारे जो अंबाजी वाला पत्थर वो भी लिया गया है। भारत में स्थापत्य महज स्थापत्य नहीं है, बल्कि वो हमारी सभ्यता और संस्कृति का विस्तार है और कहीं ना कहीं हमारी परंपराओं, हमारी मान्यताओं का संरक्षण और संवर्धन भी है। और जब हम अपने यहाँ शिल्पकला की बात करते हैं, जब हम अपने यहाँ पत्थरों की बात कर रहे हैं, तो साफ तौर पर ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है। जब ये पत्थर मंदिर में लगते हैं तो देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं। हवेली का गलियारा हो तो अलग सुकून और शांति का एहसास कराते हैं। हमारे पीछे ये जोधपुर का स्वामीनारायण मंदिर आप देख रहे हैं और ये महज मंदिर नहीं है, क्योंकि बल्कि जब हम इनके स्तंभों के इनके जो छतें हैं, जो उनकी नक्काशी हो रखी है, उसको जब देखते हैं तो वाकई ये कहानी चरितार्थ होती है कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए शिल्पकार जब उसमें अपनी आत्मा को जोड़ देते हैं, जब उसमें माँ सरस्वती के आशीर्वाद को जोड़ देते हैं, तो ये पूरे के पूरे मंदिर देवत्व को प्राप्त होते हैं। ये पत्थर बोलने लगते हैं। ये जो पारंपरिक हमारे शिल्प शास्त्र है उसके आधार पर
जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ और जो डिज़ाइनिंग है, वो डिज़ाइनिंग में इनोवेशन, उसमें कोई नई एक रचनाओं को स्थान दिया गया है। जैसे भी कि आप यहाँ के स्तंभों को देखेंगे तो मारवाड़ी स्तंभ, शिरोई घाट के स्तंभ इस मंदिर में इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ की सारी सीलिंगों में एक नवीनता है। बीम जो है वो बीम के बॉटम में भी डिज़ाइंस की गई है, यानी बहुत कम जगह ऐसी आपको मिलेगी जहाँ पर कोई खदान न किया गया हो। ये जो खदान किया जाता है, ये जो भी इसमें नवीनता लाई जाती है, ये सब भी भक्ति का एक भाग है। कर्म वो हम भक्ति रूप करें, भगवान के लिए करें तो श्रेष्ठ ही बनना चाहिए, इस भाव से ये मंदिर का निर्माण हुआ है। यहाँ के लोकल पत्थर से, लोकल कारीगरों से, लोकल लोगों की मदद लेकर उनको भी रोजगार प्राप्त हो, इस विचार के साथ में ये सारा कार्य हुआ है। यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, वो मूर्तियों के भी जो स्वरूप है, मानो अभी भगवान हमारे साथ बोलेंगे। और जिस प्रकार से हमारी जो सनातन की एक परंपरा है, भक्ति परंपरा, उस भक्ति परंपरा का पूरा निर्वाह इस मंदिर में होता है। इस स्वामीनारायण मंदिर में लगभग 5 साल में इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होता है और लगभग 1 लाख घन फीट पत्थर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसमें जोधपुर का, जिसको हम चित्तड़ स्टैंड, जो रेड जो बलुआ पत्थर है, उसकी भी बात करते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे अंबाजी स्टोन, यहाँ पे मकराना का मार्बल, अलग अलग यहाँ पर पत्थर लगे हुए हैं और सभी पत्थरों को मिलाकर ये बहुत बेहतरीन स्वामीनारायण मंदिर का यहाँ पर स्थापत्य हमें देखने को मिल रहा है और ये हम सबके समक्ष है। मतलब सिर्फ कहने का ये है कि आज भी शिल्प भी है, शिल्पकार भी हैं, आज भी उस आत्मिक भाव से निर्माण कार्य भी होता है। आज भी हम जब ये मंदिर या ऐसे मंदिर का स्थापत्य देखते तो ऐसा लगता है साक्षात कोई ईश्वरीय आशीर्वाद या ईश्वरीय कृपा है, तब जाके ऐसे मंदिरों का निर्माण हो पाता है। यानी कि सब कुछ आज भी है, बस हमें फ्रीक्वेंसी को मैच करने की ज़रूरत है। आप इस मंदिर के अगर निर्माण कार्य में लगे हुए हैं तो जाहिर सी बात एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे जन समुदाय के सहयोग से ऐसे निर्माण कार्य होते हैं। और जब ऐसे निर्माण कार्य होते हैं तो कहते हैं ना, संगठन में शक्ति होती है, साथ से विश्वास बनता है, साथ से सहकार होता है, और इसी सहकार में, इसी साथ में, इसी आत्मिक भाव में हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन होता है। इस तेज धूप में, गर्मी के मौसम में एक भारत श्रेष्ठ भारत की टीम लगातार राजस्थान के दौरे पर है और राजस्थान के अलग अलग शहरों में, पिंडवारा में, जोधपुर में, किशनगढ़ में, अब इस समय ये टीम मकराना आ चुकी है। और मकराना जब आए और जैसे इस धराधाम पर मैं पहुंचा तो इतिहास के न जाने कितने पृष्ठ खुल गए, और वो इसलिए भी कि मकराना का नाम सीधे ताजमहल से जुड़ता है और ताजमहल देश और दुनिया में अपनी बेशकीमती खूबसूरती के लिए जाना जाता है और शायद ताजमहल से ही मकराना पूरी दुनिया में जाना गया। और मकराना इतना ज़्यादा फेमस हुआ संगमरमर को लेकर, मार्बल को लेकर, कि लोग ये कहते थे कि हमने अपने घरों में मार्बल नहीं,
मकराना लगवाया है। तो आप सोच सकते हैं ना कि मकराना का लेवल कहाँ पर हुआ। एक जगह का नाम, एक वस्तु का नाम, उसके नाम से ही वो वस्तु फेमस हो गई और वो है मकराना। मकराना की कई किस्से कहानी हैं, मकराना को लेकर कई सारी बातें हैं। अगर हम अतीत में जाएंगे तो बहुत सारी किस्से हैं। तो हम देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं। ये आप देख रहे हैं सामने अब्दुल अजीज़ गहलोत साहब मौजूद हैं। नाम में ही एक भारत श्रेष्ठ भारत है, क्योंकि अब्दुल अजीज़ और गहलोत सब कुछ आप समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छा नाम है और ये यहाँ पर मौजूद है। इनसे ये समझने की कोशिश हम करेंगे कि आखिरकार इस मकराना को लेकर हमारे इतिहास में क्या कुछ दर्ज है और ये क्या कुछ कहना चाहते हैं पुराने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए। चलिए तो इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अब्दुल अजीज़ साहब। थैंक यू सर। क्या बताएंगे आप मकराना के बारे में? मकराना के बारे में तो सर, मकराना में संगमरमर निकलता है जी। जिनमें 5 माइन से अलग अलग रेंज की हैं। इसमें सुपर वाइट से लेकर कम बजट में कुमारी तक निकलता है। और इसकी कीमत ही इसको इसलिए माना जाता है, और ये हजारों साल खराब इसीलिए नहीं होता है कि इसमें कैल्शियम की मात्रा 98.99 है, जो 98.99 जो केमिकल एनालिसिस है, जिसकी वजह से जितना ये पुराना होता जाता है उतनी इसकी ग्लेज बढ़ती जाती है। ये खास तौर पर इसकी पहचान का कारण है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको मतलब वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर भी इसका नाम है और इसको टैग दिया गया है। इसीलिए मकराना को सर्वोपरि माना जाता है। और यहाँ की खदानें वो अपने आप में एक इतिहास है। आज मेरे ख्याल में 500 साल पहले तो ताजमहल बना था, उसमें भी यहाँ का पत्थर यूज किया गया है। जो ठेकेदार पहाड़ खान शाहजहाँ ने जिनको यहाँ भेजा था, और उन्होंने यहाँ माइनिंग की, उन्होंने एक मस्जिद बनाई, कुआं खुदवाया, तो उस मस्जिद का नाम पहाड़ कुआं खान ठेकेदार के नाम से ही है, पहाड़ कुआं मस्जिद। और कुआं वहाँ पानी पीने के लिए उन्होंने खुदवाया था। वो माइनिंग करके और लकड़ी की गाड़ियाँ और हाथियों से ढोकर बिना सड़कों के 400 किलोमीटर उस समय यहाँ से पत्थर भेजा करते थे। और उसके अंदर उनमें मतलब तकरीबन 20 साल का ये पीरियड लगा था। वो पत्थर यहाँ पर 20 साल रहे थे, तो लोग उनको काफ़ी मान्यता भी देने लगे थे। और जब शाहजहाँ का 2 बार यहाँ पर विजिट हुआ, तो उन्होंने 2 मस्जिद यहाँ आने से पहले यहाँ के लोकल कारीगरों ने और उन पहाड़ खान ठेकेदार ने 2 लोकल मस्जिद तामीर की थी, क्योंकि शाहजहाँ को इमारतों का, खूबसूरत इमारतों का शौक़ था। तो उनके लिए एक तो मोड़ी मस्जिद, जिसका पूरा नाम शाहजहानी मोड़ी मस्जिद है, वो उनकी जोहर की नमाज के लिए बनाई गई थी। और बाज़ार के अंदर एक मस्जिद तामीर की हुई है, जिसको आप वहाँ के पत्थर भी लगे हुए देखेंगे ना, तो उनमें विदेशों के पत्थर भी काम में लिए हुए हैं। उस मस्जिद में जब 15 दिन का यहाँ पर क़याम किया था शाहजहाँ ने, तो उनके लिए वो नमाज़ पढ़ने के लिए वो मस्जिद तामीर की गई थी सर। तो इतिहास मकराने का बहुत ही रोचक और बेहतरीन है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी मकराना की मानी जाती है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है सर। क्या कभी आप ऐसे सोच सकते हो कि मिट्टी भी सोना हो? आमतौर पर हम फसलों के मामले में, किसान के मामले में, खेतों के मामले में ये कहते हैं कि भाई यहाँ की मिट्टी सोना है, जो लगाओ, मतलब एक चीज़ लगाओ उसकी 100 गुना पैदावार पाओ। लेकिन पहाड़ों में, पत्थरों में क्या रखा हुआ है? हम लोग तो यही सोचते हैं ना। लेकिन यहाँ पहाड़ का ज़र्रा ज़र्रा कह लें, या पहाड़ का छोटा छोटा टुकड़ा पत्थर और गिट्टी, वो भी यहाँ पर बेशकीमती। हमारे साथ में अजीज़ साहब हैं, अजीज़ गहलोत साहब, उनसे हम बात कर रहे थे। अजीज़ साहब, मुझे ये बताइए कि ये तो ठीक है, आपने बड़े बड़े ब्लॉक्स को ब्रिक्स में काट लिया और उसके बाद में बेच दिया, लेकिन बहुत सारा वेस्टेज होता है इन टर्म्स ऑफ छोटा पत्थर, इन टर्म्स ऑफ छोटी गिट्टी, इन टर्म्स ऑफ बहुत जो कटिंग होती है तो पाउडर आता है। तो उसके बारे में ज़रा मुझे बताएं और हमारे दर्शकों को बताएं, क्या करते हैं आप इसका? सर, माइंस में निकलने के बाद में ब्लॉक के अंदर जितने यूजेबल होता है, पहले उसके बड़े स्लैब बना लिए, उसकी रेट अच्छी ले ली। उसके बाद में अगर उसमें क्रेक आ गया तो उसके कट पीस बना लिए, घरों के अंदर छोटी स्लैबें लग गई। और कई बार अगर छोटे करे और क्रेक नग है, बाटा पत्थर है, तो उसके अंदर मंदिरों के मोटे फुट बाई फुट के 1.5 बाई 1.5 के पीस काट कर उनके मंदिरों के अंदर गढ़ाई करके काम में ले लिया। गढ़ाई करते वक्त जो डस्ट बनती है, मशीन से कटते वक्त जो डस्ट पाउंडू के रूप में बचती है, जो वेस्टेज होता है, या खदानों पर जो वेस्टेज खंडे होते हैं, चिपें होती हैं, उन सभी को यहाँ पर पाउडर प्लांट लगे हुए हैं और उनका यूज़ बहुत ज़्यादा है। उनको बिल्कुल बारीक पीस कर फाइन पाउडर बनाया जाता है। उनके ग्रेड होते हैं अलग अलग, और उनके 3000 से ज़्यादा आइटम में उनका यूज होता है।
जैसे आप एशियन पेंट है या तकरीबन कंप्लीट पेंट के अंदर मकराने के पत्थर का यूज होता है, उसके डस्ट का यूज होता है। पैरों पर जो प्लास्टर बनता है वो इसका बनता है, और कैल्शियम की गोलियां बनती है, कोलगेट के अंदर यूज किया जाता है, और जो चेसिंग बनती है पाइपों की, पानी के पाइप होते हैं, बिजली के पाइप होते हैं, वो सारे इसी के बनते हैं। और फानूस वगैरह, लकड़ी, अपने जो ये बटन है, जूते हैं, इन जूतों के अंदर भी इसका यूज होता है। यानी मैं शायद मतलब ये है कि एक लंबी श्रृंखला है हमारे घर में। अगर टेल्कम पाउडर है, टूथपेस्ट है, और इसके साथ ही साथ हमारे शर्ट की बटन है, कुल मिलाकर यहाँ के डस्ट पार्टिकल से लगभग 3000 आइटम प्लस 3000 प्लस सर, 3000 प्लस आइटम बनते हैं। तो सोचिए कितना बहुत पैसा कमा रहे होंगे आप लोग तो। अरे सर हर चीज का एक यूज होता है, ये एक आइटम है मतलब जो कभी खराब नहीं होता है। आम के आम गुठलियों के दाम जिसको हम कहते हैं ना, वो आम के आम गुठलियों का दाम मुझे यहाँ दिखता है। और इसीलिए हम एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है, हमारी जो राजनीतिक इकाई अगर है तो उसको हम एक भारत बोलते हैं कि पूरा भारत सभी राज्यों को मिलाकर एक हो गया, जिसमें भाषा, प्रांत, लिंग का, क्षेत्र का किसी तरह कोई भेद नहीं है। लेकिन जब हम श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो यही कार्य कुशलता, यही मेधा, यही हमारी जो इंटरप्रेन्योरशिप है, यही हमारी जो खदानें हैं, यही हमारे जो अतुल्य अमूल्य जो संपदा है, खनिज संपदा है, ये हमको श्रेष्ठ भारत बनाती है। और अब्दुल अजीज गहलोत जैसे जो लोग हैं वो इस श्रेष्ठ संपदा को और अच्छी तरीके से रंग भर रहे हैं और अच्छी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, सरकार की योजनाओं के साथ और आगे बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत हमको नजर आता है और ये मंत्र हमको यहाँ मकराना में दिख रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये बिल्कुल सही कहा आपने। और इसमें मकराने का भी कहीं ना कहीं योगदान जरूर है, क्योंकि मकराना का पत्थर मंदिरों के साथ साथ गुरुद्वारा साहब, आज अमृतसर का गोल्डन टेम्पल हुआ, नेड़ा साहब हुआ, अपने क्या नाम इनका, गुरुद्वारे जितने भी फेमस है, ननकाना साहब पाकिस्तान वाले हुए, तो यहाँ जितने भी गुरुद्वारे हैं वो मकराना के पत्थर का ही उनमें यूज किया गया है। बड़ी मस्जिदों के अंदर भी मकराने का पत्थर का यूज किया गया है। राम मंदिर जो बना है उसका पूरा गर्भगृह मकराना के पत्थर से बना हुआ है। और आज भी मौजूदा कंडीशन के अंदर 1000 से ज़्यादा मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों के काम यहाँ पर लोकल में चल रहे हैं, जिनसे इमारतें तैयार होगी और सैकड़ों हो चुके हैं अभी तक। जैन मंदिर तो तकरीबन मकराना के पत्थर में बनते हैं 99%, और उनमें मकराना के ऑर्डर चलते हैं सर। किले, महल और ऊंचे द्वार शौर्य अमर कर जाते हैं, राणा के तलवारों वाले दिन फिर याद दिलाते हैं। इन पत्थरों की नस नस में बलिदानों का मान बसा, माटी माटी मिलकर गाए मेरा भारत महान बसा। वाकई जब इन पत्थरों में होते हुए स्पंदन को आप महसूस करेंगे, इन पत्थरों के धड़कनों को आप समझने की कोशिश करेंगे, तो ये पंक्तियां स्वतः प्रकट हो जाती हैं। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी इस वक्त हो रहा है। राजस्थान के पत्थरों के माध्यम से उनकी विशेषताओं को लेकर, इन शिल्पकारों को लेकर, इस शिल्प को लेकर हमने आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर दिखाई। उम्मीद है कि ये अंक आपको न केवल ज्ञानवर्धक लगा होगा, बल्कि कहीं ना कहीं भारत की गौरवमयी जो विरासत है उसके पास तक भी आप पहुंच पाए होंगे। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में मुझे मेरी कैमरा टीम, कैमरा पर्सन सौरभ के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।